हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज सीपीसी को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम का इशू था इसलिए लेट हो गया। सीपीसी का ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसी में ही पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग, जितना भी बचा हुआ है। कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने ऑर्डर में 39 तक कर लिया था। ठीक है, और सेक्शंस में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, हम लोग पब्लिक चैरिटी 92 तक पहुँच गए थे। ठीक है, इतना हम लोग अभी तक कर चुके हैं इन डिटेल। ठीक है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सबके लिए, समझे नहीं। अब क्योंकि एग्ज़ाम है सिर्फ ही, तो इसके लिए मैंने सोचा सीपीसी जो है ख़त्म की जाए। आराम से अच्छे से तैयार कीजिएगा। टाइम इतना कम नहीं है कि हो ना पाए। ठीक है, कम है लेकिन इतना कम नहीं है। चलो तो हम लोग देखें कहाँ से क्या करना है, कैसे होगा। देखो 91, 92, 93 हम लोग का हो चुका था। 91 में क्या था, पब्लिक न्यूसेंस था। 92 में पब्लिक चैरिटीज था। और 93 में ये था कि भाई 92 और 91 और 92 में जहाँ जहाँ एडवोकेट जनरल दिया हुआ है, तो वहाँ पे अगर प्रेसिडेंसी टाउन नहीं है, ठीक यही लगा, हाँ, अगर प्रेसिडेंसी टाउन नहीं है तो वहाँ पे वो काम कलेक्टर साहब कर सकते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है 93 में। ठीक, 94 और 95 सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग, सप्लीमेंटल 94 क्या है, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। ठीक है, अब सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग क्या है, किसी भी टाइम पे कोर्ट को ऐसा लगे, ठीक है, कि फॉर द एंड ऑफ जस्टिस हमें ये ऑर्डर पास करने की ज़रूरत है। ये क्या होते हैं, ये ऑर्डर होते हैं, ठीक है, अपीलेबल ऑर्डर होते हैं। ठीक, जहाँ अपील फ्रॉम ऑर्डर दिया हुआ है सेक्शन 104, हाँ, सेक्शन 104 जहाँ पे अपील फ्रॉम ऑर्डर दिया हुआ है, उसमें भी ये दिया हुआ है कि 94 की अपील, वो 95 की अपील जा सकती है। ठीक है, तो 95 में यही दिया हुआ है कि अगर इसके अगेंस्ट में, 94 के अगेंस्ट में अगर कोई बात हो तो क्या होगा। ठीक, चलो, तो क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कभी भी कोर्ट को ऐसा लगे कि हमें ये ऑर्डर पास कर सकते हैं फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, तो वो कोर्ट ऑर्डर पास कर देगी। कैसे ऑर्डर, कि अगर मान लो किसी का वारंट ऑफ अरेस्ट, किसी को अरेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकती है। ठीक, या अटैचमेंट, या तो सिक्योरिटी जमा करो या अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, या अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, रिसीवर को अपॉइंट करने की ज़रूरत है तो, टेम्परेरी इंजंक्शन पास करने की ज़रूरत है तो टेम्परेरी इंजंक्शन पास कर सकती है किसी प्रॉपर्टी को लेके। और अगर इंजंक्शन का कोई वॉलेशन करता है तो सिविल प्रिजन में डाल दो उसे ही, समझेगी नहीं। या इंटरलोकेटरी ऑर्डर, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अंदर से नहीं पूछा जाता कि कौन से 94 के 1, 2, 3, 4 में क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि क्या क्या पास कर सकता है, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकते हैं, सिक्योरिटी मांग सकते हैं, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं, टेम्परेरी इंजंक्शन, वॉलेशन किया सिविल प्रिजन, ठीक है, या इंटरलोकेटरी ऑर्डर, ये हम पास कर सकते हैं 94 में। ठीक, 95 क्या बोलता है कि अगर किसी ने ये ऑर्डर, ऊपर वाला जो 94 का ऑर्डर, किसी ने अगर इनसफिशिएंट ग्राउंड या किसी और फ्रॉड और तरीके से ले लिया तो क्या होगा, तो कोर्ट उसके ऊपर 50,000 रुपए की पेनल्टी ठोकेगी, समझेगी नहीं, 50,000। कम से कम हजारों बार ये क्वेश्चन प्री में पूछा गया है कि 95 में मैक्सिमम कितनी पास कर सकते हैं, 50,000 रुपीज। ठीक है, चलो देखो 94 सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। सबसे पहला क्या है, इशू है वारंट टू अरेस्ट, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकते हैं। दूसरा, फर्निश सिक्योरिटी या अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तीसरा, टेम्परेरी इंजंक्शन। चौथा, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। और पांचवा, इंटरलोकेटरी ऑर्डर। याद रखना कि 94 में कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से पता है आपको। 95 में अगर किसी ने ये इनसफिशिएंट ग्राउंड पे ये कोई भी ऑर्डर पास ले लिया, इनसफिशिएंट ग्राउंड पे इनमें से कोई सा भी ले लिया, तो कोर्ट को जब भी रियलाइज होगा तो कोर्ट उसके ऊपर पेनल्टी ठोक देगी, कितने तक की,
50,000 रुपए, नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज। प्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 95 में 50,000 है। बताओ सेक्शन 32 में कितना दिया हुआ था, सेक्शन 32 में कितना दिया हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बता दो। ठीक, चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपील पे। जल्दी से निपटाना है क्योंकि बहुत बाकी है अभी और मेरे पास टाइम नहीं है। यही एक आखिरी, क्यों नहीं मिट रहा है यार। यार चैनल को शेयर यार कर दिया करो दोस्त यार। पता नहीं क्यों शेयर नहीं किया जाता लोग। जब तक दुआ नहीं मिलेगी कुछ नहीं होगा दोस्त, समझे कि नहीं। दूसरे से छुपा के पढ़ने में कुछ नहीं है। बताओ सबको क्या दिक्कत है, सब अपने भाग्य का लेके जाते हैं, समझे कि नहीं। सब अपने भाग्य का लेके जाते हैं। चलो अब देखो अपील में क्या है, कौन कौन सी होती है। एक तो होता है अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्री, सॉरी अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। सबसे पहले ओरिजिनल डिग्री से जो अपील, ठीक, ओरिजिनल डिग्री जिसे हम लोग फर्स्ट अपील भी बोलते हैं। ठीक, फर्स्ट अपील। दूसरा है अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्री, जिसे हम लोग सेकंड अपील बोलते हैं। फिर क्या होता है अपील फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर की अपील। ठीक है, या तो डिग्री की अपील होगी, कोई डिग्री पास होगी तो उसकी, या ऑर्डर की अपील होगी। ठीक, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। और एक होता है अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, सेक्शंस में नहीं है ऑर्डर्स में है, अपील बाय इंडिजेंट पर्सन। ठीक, अब ये तो इसके सेक्शंस कहाँ कहाँ हैं, जब हम लोग अपील फ्रॉम फर्स्ट डिग्री पढ़ेंगे तो ये कहाँ कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 96 से 99 तक। ठीक, 99A तक। और इसका एक ऑर्डर भी है, ऑर्डर 41, समझे कि नहीं। 39 में था टेम्परेरी इंजंक्शन, नहीं, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट 39। ठीक है, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट 39 था। 40 में अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है। ठीक है, इसमें 4 ही रूल हैं, पढ़ ले, 5 रूल हैं, पढ़ लेना, कोई ऐसी बात नहीं। रिसीवर किस लिए अपॉइंट होता है, किसी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट द्वारा देख रेख के लिए रिसीवर अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है 39, 40, 41 से ये चालू हो जाता है। 41 से क्या है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, जिसे हम लोग फर्स्ट अपील बोलते हैं। अपील फ्रॉम अपीलेट डिग्री, जिसे हम लोग सेकंड अपील बोलते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है, 100 से 103। अपील फ्रॉम ऑर्डर, ये 103 से 105। ठीक, और ये कहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्डर 42 है, ये ऑर्डर 43। अब एक अपील टू सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, इसमें 2 ही सेक्शन है, 109 एंड 112। ठीक, 109, 112, ऑर्डर 45। ठीक है, ऑर्डर 44 कहाँ गया, ये तो ऑर्डर 43 किसका है, ऑर्डर 44 में है क्या, अपील बाय इंडिजेंट पर्सन। इसका सेक्शंस नहीं है, एक सूट इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिजेंट पर्सन है। ठीक है, इंडिजेंट पर्सन द्वारा सूट कैसे इंस्टीट्यूट होगा, सूट इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिजेंट पर्सन। ये कहाँ है, ये ऑर्डर 33। ठीक, ऑर्डर 33 देखो, 3 पे 3, सूट इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिजेंट पर्सन, अपील करनी है बाय इंडिजेंट पर्सन, ऑर्डर 44, 33, 44, 33, 44। ठीक, समझ में आई बात की नहीं। अब क्या रह गया, इसके 2 सेक्शन रह गए। ठीक है, एक होता है जनरल पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट, पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। ठीक, पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन 107 एंड 108। ठीक, अब तुम देख लो 95, 96 से स्टार्ट करो, 96 से 99 तक क्या है, फर्स्ट अपील है। 100 से 103 सेकंड अपील है। 103 से 105 अपील फ्रॉम ऑर्डर है। ठीक है, और 105 नहीं 106 होगा, नहीं 103 तक तो वही है, तो 4 हो गया ना यहाँ पर, क्या कर रहे हो यार। 104 से 106। ठीक,
107 से 108 क्या है, जनरल पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट, ठीक है, ये सब पे ही अप्लाई होता है सारी अपीलों पे, ठीक है, कि भाई जनरल पावर्स क्या है अपीलेट कोर्ट के पास, ठीक है, अपीलेट कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स है, 107 108 में दिया हुआ है। 109 और 112 बीच वाले सेक्शन सारे सेक्शन रिपील हो चुके हैं, 109 और 112 केवल दो सेक्शन है जिनमें अपील टू सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, ठीक, और एक है अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, सेक्शंस में नहीं है, दोनों ही बातें ऑर्डर में है। सूड इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिजेंट पर्सन ऑर्डर 33 और अपील बाय इंडिजेंट पर्सन ऑर्डर 44। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन मैं बोला करूं और बैरक से देखा करो, ठीक है, मेरी राइटिंग पे मत जाओ, समझे कि नहीं। हम राइटिंग में ध्यान देंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, सेक्शन 105 115 सॉरी 113 112 के बाद 113 114 115, ठीक, ऑर्डर 46 47। इसका कोई ऑर्डर नहीं है। रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन का कोई ऑर्डर नहीं है, समझे कि नहीं, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। चलो अब चेक कर लो जल्दी से सब सही है कि नहीं। हाँ 96 से 99A, हाँ एक ही बात है। 100 से 103, 104 से 106 और 107 108 जनरल पावर, 109 112 ये है। रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन 113 114 115। ऑर्डर देख लें, कुछ गलत हो जाता है तो सही रहता है, जिससे आप लोग को ठीक करने का मौका मिले, ठीक है। कुछ तो कमेंट करोगे लेकिन मैं जानबूझ के तो गलती नहीं करता हूँ, ठीक है। 41 42 43 44 45 46 और 47, ठीक, ओके, सब कुछ बढ़िया, समझ में आई नहीं बात। अब देखो ये एक तो आपको ये दिमाग में तो इतना तो क्लियर होना ही चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे दी हुई है, ठीक है, ये तो मस्ट है, ये तो मस्ट है, इसका तो कुछ उपाय नहीं है। 2-3 बार पढ़ेंगे अपने आप याद भी हो जाएगा, ठीक। चलो अब आ जाओ 96 पे। 96 क्या बोलता है, सबसे पहली बात 96 ये बोलता है अनलेस एंड अनटिल कुछ अलग ना दिया हो, हर एक ओरिजिनल डिग्री की एक अपील जाएगी, ठीक। अगर कोई भी डिग्री, कहने का मतलब है सारी डिग्री अपीलेबल है, ठीक। एक केस है अनंत राव, इलेक्ट्रिक बोर्ड ही खरीदूंगा, पैसा हो जाए। दिन मिटाते ही रहो, जितना लिखो नहीं उससे ज़्यादा मिटाने को हो जाता, और लिखने की ऐसी आदत है मुझे लगता है जब तक लिखूंगा नहीं तब तक दिमाग में जाएगा नहीं। जरूरी भी है, एक बोर्ड होना चाहिए। पढ़ाने का तो शौक है तो पढ़ाता तो रहूँगा ही, है कि नहीं, रहेगा वो घर पे, जब भी मन हुआ पढ़ाने लगे। चलो तो क्या बोल रहे थे हम, क्या पढ़ा रहा था, हाँ एक केस है अनंत राव अनंतराव मिल करके है कुछ, ठीक है, कोई स्टेट करके कुछ है, अनंतराव वर्सेस स्टेट, जिसमें बोला गया था कि अपील तभी आप कर सकते हो जब आपके पास अपीलेट राइट हो, ठीक है। अपील मतलब कोई वो नहीं है, कोई इनहेरेंट राइट नहीं है, कोई नेचुरल राइट नहीं है, ऐसा कोई राइट नहीं है। अपील जो है केवल एक लीगल राइट है, ठीक। लीगल राइट क्या, अगर दिया हुआ है तो अवेलेबल है, वरना नहीं है, ठीक। चलो अब क्या है, अब हम लोग सेक्शन 96 देख रहे थे, ठीक। 96 में क्या दिया हुआ है कि जनरल रूल ये है कि हर एक डिग्री की, ओरिजिनल डिग्री की अपील जाएगी, ठीक। दूसरी इसकी बात ये बोली गई है कि अगर कोई एक्स पार्टी डिग्री कोई पास हुई है तो उसकी भी अपील जाएगी, ठीक। तीसरी बात ये बोलता है कि
ये नीचे, इसके नीचे वाले ये बोलते हैं कि कब अपील नहीं जाएगी। तीसरी बात ये बोलता है अगर कंसर्न से डिग्री पास हुई है, अगर कंसर्न से, दोनों की पार्टीज के कंसर्न से अगर डिग्री पास हुई है तो अपील नहीं जाएगी। ठीक। चौथी ये बात बोलता है कि अगर स्मार्ट कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज को छोड़ के, उसको छोड़ के कोई भी अपील जो 10,000 रुपये से कम की वैल्यू की है, कोई भी डिस्प्यूट जो 10,000 रुपये कम का वैल्यू का है, उसकी अपील नहीं जाएगी। समझे कि नहीं? कितना? 10,000 से 10,000। ये प्री के क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, चारों बातें ध्यान रखना। जनरल रूल ये है हर एक ओरिजिनल डिग्री की अपील जाएगी। दूसरा, एक्स पार्टी डिग्री कोई पास हुई है उसकी अपील जाएगी। अगर कोई कंसर्न से डिग्री पास हुई है उसकी अपील नहीं जाएगी। इस कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में अगर किसी वैल्यू अगर 10,000 से कम है तो उसकी अपील नहीं जाएगी। कैमरा चल रहा है कि ऐसे ही चल रहा था जा रहा हूँ? हाँ, समझे कि नहीं? पढ़ो। से वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ द कोड और बाय एनी द लॉ फॉर द टाइमिंग बोस्ट। अगर कहीं इस कोड में, इसमें या कहीं और कोई लॉ में अगर कुछ अलग दिया है तो बात अलग है, वरना एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिग्री पास बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिडिक्शन टू द कोर्ट ऑथराइज्ड टू हियर अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। दूसरा, एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री पास एक्स पार्टे। कोई भी ओरिजिनल डिग्री एक्स पार्टे पास हुई है तो भैया उसकी अपील जाएगी अनलेस एंड अनटिल आप, मतलब या तो आप सेट असाइड के लिए डाल दो। ठीक है, मान लो कोई एक्स पार्टी डिग्री पास हुई है, फॉर एग्जांपल की नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। ठीक, ऑर्डर 9 नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज में कोई एक्स पार्टी डिग्री पास हो गई, आप गए नहीं, एक्स पार्टी डिग्री वही तो होती है कि एक की एब्सेंट में डिग्री पास हो जाए, है कि नहीं? तो नॉन अपीयरेंस में पास हो गई और आपने सेट असाइड के लिए जो आपके पास ऑर्डर 9 में रूल 13 में जो पावर थी वो आपने इस्तेमाल नहीं किया, सीधे अपील ले गए, तो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 96 का 2 बोलता है, आप ला सकते हो। ठीक। दूसरा, पहली बात तो आप यही कोशिश करो उसी कोर्ट में सेट असाइड हो जाए, वहीं से दोबारा ट्रायल चलने लगे, हैं, फिर से चालू हो जाए केस। तीसरा क्या बोलता है? नो अपील शैल लाई टू डिग्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। अगर कोई भी डिग्री कोर्ट के द्वारा पास है विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, पूछ के, तो फिर आप डिग्री नहीं। मान लो सही एडीआर के लिए भेज दिया था 89 में, एडीआर के बाद दोनों एग्री होके आ गए, कोर्ट ने डिग्री पास कर दी, अब तुम अपील कर रहे हो उस पर, आप क्या बात की अपील कर रहे हो? है? नहीं अपील होगी। चौथा, नो अपील शैल लाई एक्सेप्ट ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रॉम ए डिग्री इन एनी सूट ऑफ नेचर कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, except on a question of law from a decree in any suit of a nature of cognizable by court of small cause when the amount of value of the subject matter of the original suit does not exceed 10,000 rupees। ठीक है, अगर उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं इन्वॉल्व है, क्वेश्चन ऑफ लॉ को इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ वैल्यू ऑफ द मैटर 10,000 रुपये से कम की है, तो इतना हमें डिटेल में नहीं जानना है, वो कभी हम फिर से दोबारा एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी प्री के लिए थोड़ा कम में ही हिसाब किताब रखते हैं। ठीक, प्री का कोई एक क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, आपका टेंशन मत लो। अब इसके अलावा और कहाँ नहीं जाएगी? सेक्शन 97 ये बोलता है कि देख भाई, अगर तुमने प्रीलिमिनरी डिग्री में पहले, जब तुम्हारे पास टाइम था प्रीलिमिनरी डिग्री में, उस समय अगर अपील नहीं की, इनिशियल स्टेज में अपील नहीं की, बाद में फाइनल डिग्री आ गई, होता है जब डिग्री पढ़ा था प्रीलिमिनरी होती है, फाइनल होती है। अगर प्रीलिमिनरी डिग्री में तुमने अपील नहीं की, इसमें कोई तुम्हें दिक्कत थी लेकिन तुमने अपील नहीं की, फाइनल डिग्री आई, अब तुम बोल रहे हो कि प्रीलिमिनरी डिग्री पर मैं अपील करनी है, नहीं कर पाओगे। ठीक, सेक्शन 97 अपील फ्रॉम फाइनल डिग्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रीलिमिनरी डिग्री, पढ़ लेना। डिसीजन वेयर अपील हेयर्ड बाय 2 और मोर जजेस। ठीक है, 98 ये बोलता है अगर 2 और मोर जजेस हैं तो मेजॉरिटी होगी वही मानी जाएगी। ठीक, 99 क्या बोलता है? नो डिग्री टू बी रिवर्स और मॉडिफाई फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट और जुरिडिक्शन। ये कोई भी डिग्री है, हाँ कोई भी डिग्री है, तो अगर कोई उसमें कोई इरेगुलरिटी है, एरर है, उस पर कोई भी आप वो नहीं कर सकते जब तक वो मेरिट या जुरिडिक्शन को लेके नहीं है, मेरिट या जुरिडिक्शन को अफेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, सेक्शन 99A नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू रिवर्स और मॉडिफाई अनलेस डिसीजन ऑफ द केस इज प्रीजुडिशली अफेक्टेड। ठीक है, कोई भी ऑर्डर अगर 47 में हुआ है वो रिवर्स या मॉडिफाई नहीं होगा जब तक वो उसको क्या ना कर रहा हो, प्रीजुडिशली अफेक्टेड ना कर रहा हो। ठीक है, इसमें याद रखने वाली बात आपको 96 और 97 है। ठीक, मेन बात ये समझो, 96 97 ही पूछा था, 96 के अंदर से पूछा था, 97 ये पूछ दिया था क्या एक बार प्रीलिमिनरी डिग्री पे अगर आपने अपील नहीं की, बाद में फाइनल डिग्री में प्रीलिमिनरी डिग्री में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बस। ठीक, तो ये भी इसी में आ जाता कब आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है, एक इसमें
चलो अब आ जाओ अपील फ्रॉम अपील डिग्री। ऑर्डर 41 में हमें ऑर्डर 41 में कुछ नहीं देखने की जरूरत, बस हमें ये याद रहे कि ऑर्डर 41 में अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री है। ठीक, चलो सेकंड अपील क्या बोलता है, चलो इसी में देख लो। सेकंड अपील क्या बोलता है कि भैया सेकंड अपील सबसे पहली बात कहाँ जाएगी, सिर्फ हाई कोर्ट जाएगी। फर्स्ट अपील तो कहीं पे भी जा सकती है, जो भी कुछ उसके हायर अथॉरिटी होगी उसके पास फर्स्ट अपील मतलब हायर कोर्ट होगी। अरे अपील क्या होता है, अपील कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग होती है। ठीक है, अपील मतलब ये होता है। एक ने किसी ने क्वेश्चन पूछा था कभी कमेंट में पूछा था, पता नहीं कहाँ पूछा था या फोन पे पूछा था, ध्यान नहीं, किसी ने पूछा था कि सर क्या ये अपील करने पर रेस्ट जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता, समझे कि नहीं, कैसे अप्लाई होगा, वो फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस हुआ ही नहीं जब तक आपको अपील का राइट है, समझे कि नहीं, जब तक अपील का राइट है फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस नहीं हुआ है, वो कंटिन्यूएशन ऑफ सूट माना जाता है। ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ सूट माना जाता है क्योंकि अपीलेट कोर्ट के पास भी वही सेम पावर होती है जो ओरिजिनल कोर्ट के पास होती है, इसलिए, समझे कि नहीं। चलो सेकंड अपील, पहली बात सेकंड अपील किस में जाएगी, कुछ बताने वाला था, हाँ सक्सेस हो गया। बोलता है सेकंड अपील कब जाएगी, एक तो सबसे पहला हाई कोर्ट को जाएगी। ठीक है, सेकंड अपील ऑलवेज हाई कोर्ट को जाती है। दूसरा कब जाएगी, जब उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा। ठीक, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा। ठीक, तीसरा कोर्ट क्या करेगी, इसी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को हाई कोर्ट इसी क्वेश्चन ऑफ लॉ को सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को बाद में डील करेगी। ठीक है, इसी हिसाब से वो क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम कर लेगी। ठीक है, उसी हिसाब से क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम कर लेगी और उसी पे ही सब डील होगा। लेकिन पार्टीज जो हैं विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट अदर क्वेश्चंस पे भी आ सकती हैं। ठीक है, जो फ्रेम किए हैं, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किए हैं उसके अलावा अलग पे भी बात हो सकती है, लेकिन वहाँ पर ही। ठीक, मेन क्या होगा, सबसे पहले हाई कोर्ट जाएगी, अगर उसे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ इन्वॉल्व होगा, हाई कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करेगी। ठीक, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपको, थोड़ा आसान करें इसको। देखो 2-3 बातें ध्यान कर लो इसकी। ठीक, तो सबसे पहले तो कहाँ गया, देखो सेकंड अपील save as otherwise as provided in the body of the code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie to the high court from every decree passed in the appeal by the court subordinate to the high court if the high court is satisfied that the case involves a substantial question of law। ठीक, क्या हुआ, फर्स्ट अपील हो चुकी है। ठीक, मान लो ये जज साहब थे, एक कोर्ट थी ओरिजिनल कोर्ट। ठीक है, मतलब ओरिजिनल कोर्ट जहाँ पे केस इंस्टीट्यूट हुआ था। ठीक है, इन्होंने एक डिग्री पास कर दी। ठीक, अब इनकी जो हायर कोर्ट थी, ये नीचे का मतलब हायर कोर्ट जा रहे हैं। ठीक, हम लोग नीचे हायर कोर्ट, वैसे तो मुझे नीचे से ऊपर जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, समझा लो, ये हायर कोर्ट है। इनकी जो हायर कोर्ट थी वो मान लो डिस्ट्रिक्ट जज थे। ठीक है, तो इनके पास अपील गई। ठीक, ये मान लो कोई भी कोर्ट है। ठीक है, ये लोअर कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट है। फिर इन्होंने इस पर फर्स्ट अपील यहाँ गई, फर्स्ट अपील यहीं तो जाएगी, फर्स्ट अपील यहाँ गई। अब इन्होंने इसके बाद फिर से हमारे पास सेकंड अपील का कब ऑप्शन होगा, सेकंड अपील का तब ऑप्शन होगा, एक तो सेकंड अपील ऑलवेज हाई कोर्ट, सेकंड अपील हमेशा हाई कोर्ट ही जाएगी। दूसरी बात तब जाएगी जब उस केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा। ठीक, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा प्री के लिए आपका इतना ही हो गया। आगे देख लो, एन अपील में लाई अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम एन अपीलेट डिग्री फ्रॉम डिग्री पास्ट एक्स पार्टे। ठीक है, अगर अपीलेट डिग्री हुई, यहाँ पर भी अगर एक्स पार्टे पास हो गया तो भी आप सेकंड अपील ले जा सकते हो। ठीक, चलो, वेयर द हाई कोर्ट इज सैटिस्फाइड दैट द सब्सटेंशियल काउंसिल ऑफ इन्वॉल्व इन एनी केस इटसेल्फ फॉर्मुलेट दैट क्वेश्चन। ठीक, अब हाई कोर्ट जैसे ही सेटिस्फाई हो गई, क्वेश्चन ऑफ इन्वॉल्व सिर्फ क्वेश्चंस लिखो। अब क्या है,
जैसे ही हाई कोर्ट सेटिस्फाई हुई कि भैया हाँ सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ इन्वॉल्व है, तो फिर वो क्वेश्चन फ्रेम करेगी कि हमें किस चीज़ पे बात करनी है, किस चीज़ को लेके हमें अपील आई है। ठीक, द अपील शैल बी हेयर्ड ऑन द क्वेश्चन सो फॉर्मुलेटेड एंड द रिस्पोंडेंट शैल एट द हियरिंग ऑफ द अपील बी अलाउड टू आर्ग्यू दैट द केस डज नॉट इन्वॉल्व सच क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन रिस्पोंडेंट अलाउ किया जा सकता है, हाई कोर्ट तो उसी केस पे जो क्वेश्चन फ्रेम हुए उन्हीं पे ही सुनेगी, लेकिन रिस्पोंडेंट को फिर भी अलाउड किया जा सकता है कि अदर क्वेश्चन अगर वो ला रहा है तो ठीक है, उसको प्रोविजो है, तो वो इतना ज़्यादा नहीं हमें जानना। चलो 100 ये बोलता है नो फर्दर अपील लाइज इन सर्टेन केसेस नॉट विद एनीथिंग कंटेन्ड इन आइदर लेटर पैटर्न फॉर द हाई कोर्ट और इंस्ट्रूमेंट हैविंग इन फोर्स ऑफ लॉ एनी अदर फॉर द टाइमिंग फॉर वेयर एनी अपील फ्रॉम ओरिजिनल और एपीलेट डिक्री और डिक्री इज हियर्ड एंड डिसाइडेड बाय ए सिंगल जज ऑफ ए हाई कोर्ट, नो फर्दर अपील शैल लाई फ्रॉम द जजमेंट एंड डिक्री ऑफ सच सिंगल जज। ठीक है, 100 ये बोलता है कि कोई भी अपील जब हाई कोर्ट में आई है वो सिंगल जज द्वारा सुन ली गई है तो उसकी दोबारा अपील नहीं जाएगी। 101 फिर से क्लियर करता है कि सेकंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड्स, केवल जो 100 में ग्राउंड्स दिए हुए हैं, 102 वो 101 ये साफ साफ बोलता है केवल जो 100 में ग्राउंड्स दिए हुए हैं उसी पे ही सेकंड अपील जाएगी, वरना नहीं जाएगी। ठीक, सेकंड अपील कब जाएगी? जब 100 में ग्राउंड किया, 100 में क्या दिया, हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक, समझाने बैठ जाओ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तो 1 घंटा उसी में निकल जाएगी। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होते हैं? ठीक, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक होता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वो होते हैं जो कहने का मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट हो उस केस को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, उनके बिना वो केस डिसाइड हो नहीं सकता, इतनी बात समझ लो। अंदर से नहीं पूछा जाएगा। अब 102 ये बताता है कि नो सेकंड अपील इन सर्टेन केसेस। ठीक है, नो सेकंड अपील इन सर्टेन केसेस। 102 ये बोलता है कि कोई भी केस है जिसकी वो वैल्यू जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है और 25,000 से कम है तो उसकी सेकंड अपील नहीं जाएगी। फर्स्ट अपील में कितना था? 10,000। सेकंड अपील में कितना है? 25,000। कहाँ दिया हुआ? 102 में। बस इतना ही हमें जानना है सेकंड अपील में। ठीक, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स 104, कौन कौन से ऑर्डर से अपील जाएगी? 104 में दिए हुए हैं और याद कर लेना। इसका ऑर्डर कौन सा था? इसका ऑर्डर था रीड विद ऑर्डर 42। अंदर देखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑर्डर 42 के अंदर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, हम है ना, टेंशन मतलब। ठीक, बस आपको ये पता होना चाहिए आपको पढ़ना क्या है। ठीक भाई, आप क्यों पढ़ते हैं हमसे? भाई बैरक में मैं क्या कुछ और पढ़ा देता हूँ, लिखा जो बैरक में वही तो पढ़ाऊँगा, लेकिन आप बस ये है कि आपको ये जानना है कि साहब ये बता दो कि पढ़ना क्या है। पढ़ तो हम लेंगे, एक होता है ना इसमें पूछा कहाँ से जाता है, ये बता दो बस। चलो वही मेरा काम होता है। ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज 104 बताता है कौन कौन से ऑर्डर से अपील लाई होगी। ठीक है, ये याद कर लेना 35 से 91, 92, 95 वो सारे ऑर्डर जिसमें फाइन या अरेस्ट या अटैचमेंट हो रहा हो। ठीक, और वो सारे ऑर्डर जो अंदर रूल्स में अपील के में दिए गए हो कि भाई इन ऑर्डर्स पे अपील जाएगी। कहाँ? ऑर्डर 43 में। ठीक, लिखना पड़ेगा इसको। देखो क्या है, सेक्शन 103 अपील फ्रॉम ऑर्डर की अपील कब जाएगी, कौन कौन से ऑर्डर की जाएगी? एक तो 103 में दिया हुआ है, कब? 35A में जाएगी, 91, 92 की जाएगी, 95 की जाएगी। ठीक है, ये सेक्शंस हैं। ठीक, और वो सारे जिसमें फाइन इम्पोज हो रहा हो या अरेस्ट हो रहा हो या अटैचमेंट हो रहा हो, इन सब की अपील जाएगी। ठीक, वो सारे ऑर्डर जिसमें कोई फाइन इम्पोज हो रहा हो, अरेस्ट हो रहा हो, अटैचमेंट हो रहा हो, वो सारे ऑर्डर जिसमें रूल्स में दिया हुआ है कि उसकी अपील जाएगी। ठीक है, अब कौन से कहाँ पे दिया हुआ है? ये ऑर्डर 43 में दिया हुआ है। ठीक, ऑर्डर 43 में दिया हुआ है कौन कौन से रूल्स की अपील जाएगी। हम लोग को सिर्फ इतने ही याद रख लेने, इसी में से पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही रियरली होता है
कि ऑर्डर 43 में जो रूल्स दिए हुए हैं उनमें पूछ दिया जाए। ठीक है, उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, उसमें दिए हुए हैं जैसे उसमें कौन कौन दिए हुए हैं, उसमें दिए हुए हैं, इतना पढ़ेंगे। हाँ, जैसे ऑर्डर 7 का रूल 10, ऑर्डर 7 का रूल 10। बताओ, इतनी देर दिमाग लगाने के बाद एक याद आया, अभी पढ़ना पड़ेगा। हाँ भाई, देखो खोलो ऑर्डर 43, खोलो ऑर्डर 43, ऑर्डर 43, ऑर्डर 43, ऑर्डर 43 का देखो, इसमें दिया हुआ है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, तो इसमें यही दिया हुआ है कि 104 में, सॉरी 104 है, हाँ यार, अच्छा 103 भूल गए हम लोग। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इशू ऑफ फैक्ट, वही इशू ऑफ फैक्ट जो ना, उसी की पावर की बात की गई है, और ये 104 है। बताओ, इतना ब्लेंडर कर रहे हैं, 104। ठीक, चलो आ जाओ। अब इसमें क्या है कि 104 के अलावा और किस किस में जाएगी, इसमें देख लो। जैसे ऑर्डर 7 का रूल 10 और 10A, ऑर्डर 9 का रूल 9, ऑर्डर 21 का रूल 21, ऑर्डर 21 का रूल 34, 21 में दबा होते हैं, 21 में ऑर्डर 21 का रूल 21 में, 34 में, 92 में, 72 में, 105 में, 106 में जाएगी। ठीक, ऑर्डर 22 का रूल 9 और रूल 10, ऑर्डर 25 का रूल 2, ऑर्डर 33 का रूल 5 और 6, ऑर्डर 35 का रूल 3, 4, 6। सारे नहीं याद करने, एक ऊपर वाला ही याद कर लेना। ठीक है, ये पूछने के चांसेस ज़्यादा है कि ऑर्डर 7 का पूछने के चांसेस क्या ज़्यादा है, पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे 104 के नीचे ही लिख लेना, 104 जहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन एक्स्ट्रा, उसी के पास ही में लिख लेना कि ऑर्डर 7 का रूल 10 और 10A की अपील जाती है। ठीक, चलो और कुछ नहीं इसमें देखना है। ऑर्डर 43 में फिर से वापस आ जाओ। 104 हो गया। 105 में अदर ऑर्डर्स के किस किस में जाएगी, कोई काम का नहीं है। 105, 106 वार्ड कोर्ट टू हेयर अपील, कौन कौन सी कोर्ट, देखो 104 का जो सबसेक्शन 2 है वो देखो साफ साफ बोलता है नो अपील से लाइफ फ्रॉम एनी ऑर्डर पास इन अपील अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है, सेकंड अपील नहीं, वो ऑर्डर की सेकंड अपील नहीं है। क्या है इसका 2 का, नो अपील शैल लाई, क्या बोल रहा है, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, कोई भी ऑर्डर अपील में अंडर दिस सेक्शन पास होता है तो उसकी कोई अपील नहीं जाएगी, तो इसका मतलब नो सेकंड अपील। 104 का 2 साफ साफ बोल देता है। ठीक है, नो सेकंड अपील इन ऑर्डर्स, वेरी गुड। 105 अदर ऑर्डर्स, 105 वार्ड कोर्ट टू हेयर अपील, वही सुनेगा जो डिक्री की सुन रहा है, और कौन सुनेगा। ठीक है, ये 107 108 हम लोग ने बोला था कि वो है जनरल पावर्स हैं, जनरल पावर्स ऑफ एपलेट कोर्ट। तो क्या क्या है कि एक तो ये 4 ही पावर होती है, टू डिटरमाइन ए केस फाइनली, कि भैया केस को फाइनली डिटरमाइन करना। दूसरा, टू रिमांड ए केस को रिमांड करना। तीसरा, टू फ्रेम इशू एंड रेफर देम फॉर ट्रायल। और चौथा, टू टेक एडिशनल एविडेंस टू रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन। ठीक, ध्यान कर लेना, चारों पूछे जाते हैं। दोस्त प्री का क्वेश्चन है 107, कौन कौन सी पावर हैं, टू डिटरमाइन ए केस फाइनली, टू रिमांड ए केस, टू फ्रेम इशू एंड रेफर देम फॉर ट्रायल, टू टेक एडिशनल एविडेंस टू रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन। ठीक, 108 प्रोसीजर इन अपील फ्रॉम एपलेट डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। ठीक है, ये जो रूल्स हैं, जो पावर्स हैं, वो सब जगह अप्लाई होंगे, चाहे ऑर्डर की अपील सुन रहे हो, चाहे सेकंड अपील हो, सब जगह ये अप्लाई होगा। ठीक है, ये सारी पावर्स जो हैं, ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अपील में ही हैं या सेकंड अपील में हैं या हाई कोर्ट के पास ही हैं, ये सब जगह अप्लाई होंगे, चाहे ऑर्डर की अपील सुन रहे हो, चाहे किसी की भी कुछ भी हो रहा हो। ठीक, 109 अपील टू सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ याद रखना कि 109 112 अपील टू सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, इसके अंदर से कुछ भी नहीं पूछा जाता। ठीक है, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। चलो अब आ जाओ रेफरेंस रिव्यू रिवीजन।
क्या होता है भैया रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, जल्दी से बता दो। रेफरेंस 113 और ऑर्डर 46, ठीक। सेक्शन 113 ऑर्डर 46, रिव्यू सेक्शन 114 ऑर्डर 47, ठीक। रिवीजन सेक्शन 115 ऑर्डर कोई नहीं, ठीक, ऑर्डर इसका नहीं है, ठीक। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस जो होता है ना वो कोर्ट ही करती है, ठीक है। और कब होता है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग होता है, केस फाइनल नहीं हो पाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। बस ये दो बातें इसकी ध्यान रखना। क्या होता है रेफरेंस माने क्या होता है, रेफर करना, ठीक है। बड़े डॉक्टर साहब के पास रेफर कर दिया गया, ठीक है, उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि बड़े डॉक्टर साहब मतलब दूसरे बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, तो यही रेफरेंस है। कोई भी ऐसा कोई भी मतलब केस देखते समय कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसमें जो है किसी एक्ट की, किसी ऑर्डिनेंस की या किसी रूल की उसकी वैलिडिटी को लेके कुछ ड्रामा है, कोर्ट को ऐसा लगता है, जो कोर्ट ट्राई कर रही है कि इस पे जो है समझ में नहीं आ रहा कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। क्या हुआ, कोई लोअर कोर्ट है, कोई भी कोर्ट है, वो क्या कर रही है, कोई केस देख रही है। अब ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग उसे ऐसा लगा, ठीक है, उसे ऐसा लगा कि कोई भी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन कुछ भी ऐसा है जो जिस पे जो है उस पर उसे डाउट है, ठीक है, उसकी वैलिडिटी पे, तो वो क्या करेगा, और जिस पे वैलिडिटी पे डाउट है, ठीक, जिस पे जो है पहले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई डिसीजन नहीं है, ठीक, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई डिसीजन नहीं है, तो वो क्या करेगा, रिफर कर देगा, ठीक है, किसको, हाई कोर्ट को। किसको रिफर कर देगा, टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या करेगा, उसी क्वेश्चन को डिसाइड करके या तो खुद ही पूरा केस डिसाइड कर देगा या वापस इसे भेज देगा कि वो क्वेश्चन डिसाइड करके कि भैया इसका जिस एक्ट के क्वेश्चन को लेकर ड्रामा था उसमें आप ये चीज़ अप्लाई कर दो और पूरा केस आगे बढ़ाओ, तो वो अप्लाई कर देगा, केस आगे बढ़ा देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेफरेंस, ठीक। क्या होता है, कोर्ट ही करता है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग करता है, किस चीज़ को लेके, कोई एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन है उसकी वैलिडिटी को लेके, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन अराइज हो जाता है जिसको जो है पहले से ऑलरेडी से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई डिसीजन या जजमेंट नहीं दिया है, उस पॉइंट को क्लियर नहीं किया है, तो फिर वो भेज देगा हाई कोर्ट को कि साहब इस बारे में जरा बता दो, या तो आप खुद ही केस देख लो या वापस हमें भेज देना बता के, तो बता देता है, भेज देता है। रिव्यू क्या होता है, रिव्यू, ठीक है, रिव्यू फिर से देखना, ठीक। ये कौन, जिसने केस पास किया, जिसने ऑर्डर डिग्री पास की है, ठीक है, जिसने पास की है डिग्री, वही उसको दोबारा रिव्यू करेगा, ठीक है। जिसने ओरिजिनल कोर्ट, मान लो जो ओरिजिनल कोर्ट होगी वही दोबारा उसको देखेगा, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें अपील का राइट होता है, लेकिन उसने अपील के लिए ना डाल के किसके लिए, रिव्यू के लिए डाल दिया है, ठीक। अपील के लिए कर सकता था लेकिन अपील नहीं की है, रिव्यू के लिए किया है, ठीक। दूसरा, या अपील का राइट नहीं था, सिर्फ रिव्यू किया है, ठीक। रिवीजन के केस में क्या होता है, ये क्या हो, जो कोर्ट है ओरिजिनल कोर्ट वही दोबारा, जिसने केस देखा है ना वही दोबारा देख रही है। रिवीजन का क्या होता है, रिवीजन भी जो है वो हाई कोर्ट करेगा, ठीक। दूसरा, ये दोनों ही चीज़ें जब केस खत्म हो जाता है, फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस, उसके बाद के प्रोसीजर हैं। रेफरेंस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, है कि नहीं, ये दोनों जब केस फाइनल ऑर्डर आ जाए, फाइनल डिग्री आ जाए, तब रिवीजन कब होगा, रिवीजन कब होगा, रिवीजन होगा हाई कोर्ट द्वारा होगा, ठीक है। और जुरिडिक्शनल एरर पे होता है, जुरिडिक्शनल एरर, कि भैया इनके पास पावर नहीं थी, जुरिडिक्शन नहीं था, फिर भी इन्होंने केस डिसाइड किया, इस चीज़ को लेके हमने रिवीजन किया। रिवीजन तब होता है जब अपील का राइट नहीं होता है, अपील का राइट नहीं होता है तभी रिवीजन होता है, बस इतना ही अंतर है तीनों में, ठीक है। रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। रेफरेंस कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। रिवीजन कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। रिव्यू कौन करता है, वही कोर्ट करती है। हाई कोर्ट है कि प्लेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है। रिवीजन हाई कोर्ट है। लेकिन रिवीजन के केस में क्या है, ये हाई कोर्ट जो है सुमोटो भी कर सकता है। सुमोटो मतलब, किसी ने कमेंट किया था सुमोटो क्या होता है, सुमोटो मतलब होता है खुद ही, अपने आप ही, ठीक है। किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी, किसी ने कोई भी पार्टी नहीं है, हमने सुमोटो खुद ही केस उठा दिया, ठीक है। हाई कोर्ट ने या जो जिस भी कोर्ट के पास पावर है उसने खुद उठा दिया, ठीक
ठीक है। ये सुमोटो भी कर सकता है, ये दोनों चीज़ें सुमोटो नहीं होती, ये तो कोर्ट ही करता है और ये पार्टी करती है, ठीक। चलो और कुछ नहीं है इसमें। अब हो गया रेफरेंस रिव्यू रिवीजन। चलो आगे का देखते हैं। सीपीसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे कि नहीं। आप पढ़ के एक बार बस पेपर दे के आओ, फिर हमें बताना, समझे क्या हुआ। क्या है अब इसके आगे, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है? मिसलेनियस है, कौन चैप्टर है? अरे हाई कोर्ट, अच्छा पार्ट 9, 9, 10, 11 तीन है अभी। अच्छा 9 तो कुछ नहीं होता, ठीक है। पार्ट 9 में कुछ भी ऐसा काम का नहीं है, छोड़ दो बिल्कुल निश्चिंत होके। पार्ट 10 रूल्स, ठीक है। पार्ट 10 में रूल्स में पार्ट पार्ट 10 में रूल्स में सिर्फ 2 सेक्शन याद रखना, एक तो सेक्शन 122, दूसरा 125, ठीक है। 22 क्या बोलता है? पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स। कौन से रूल्स? ठीक है। एक क्वेश्चन आता है स्टार्टिंग में, अगर आपने देखा होगा, मैंने अगर स्टार्टिंग लेक्चर देखे होंगे, अगर पहला नहीं देखे हैं तो कोई फायदा नहीं है अभी इतना लास्ट में देखने का। पता नहीं आदमी यूट्यूब चलाना नहीं आता है यार। भैया कोई भी अगर वीडियो आपको, ये मान लो कहीं से आपको देख रहे हैं, ये वीडियो मिल गई, तो क्या करना है आपको? स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज चैनल पे जाना है, उसी पे ही वहीं पर लिखा आ रहा है ये स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज, ठीक। इस पे आपको जाना है और क्या करना है? इसकी प्ले लिस्ट पे जाना है। प्ले लिस्ट पे जाने के बाद आपको सारे जो है, बहुत से लोगों ने सीआरपीसी पूरा नहीं पढ़ा है, अरे वो तो लॉन्ग वाली वीडियो एक अलग है, प्लेलिस्ट पे जाकर देख लो ना, प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है। सीपीसी की पूरी प्लेलिस्ट है, टीपीए की पूरी प्लेलिस्ट है, और क्या क्या है, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पढ़ डालो सब। तो ये प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, प्लेलिस्ट में जाके सब देखा, सब सारे मैंने फोल्डर बना रखे हैं, आप देख लेना, ठीक है। चलो, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स 122, जब आपने वहाँ पर डेफिनीशन में जब सेक्शन 2 में पढ़ा था, तो वहाँ रूल्स की डेफिनीशन दी हुई थी। तो रूल्स कौन कौन से होंगे? जो यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं, वो फर्स्ट शेड्यूल में मतलब ऑर्डर्स में जो दिए हुए ऑर्डर के ही रूल्स की बात कर रहे हैं, या 122 या 125 द्वारा हाई कोर्ट ने बनाए हों, 122 या 125 में हाई कोर्ट ने बनाए हों। तो यहाँ पर पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स, यहाँ पर 122 में, 125 में पावर ऑफ अदर हाई कोर्ट टू मेक रूल्स, ठीक है। 122 बहुत पूछा जाता है, कुछ याद रहे ना रहे, 122 जरूर याद रहना चाहिए, ठीक है। पूरे चैप्टर में बस एक ही सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आ जाओ लास्ट वाला मिसलेनियस, पार्ट 11, पार्ट 11, ठीक। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। जैसे सेक्शन 132 क्या है? एग्जम्पशन ऑफ पर्सनल अपीयरेंस, एग्जम्पशन ऑफ पर्सनल अपीयरेंस ऑफ सर्टेन वुमेन। कुछ वुमेन्स को कोर्ट में अपीयर होने से एग्जम्पशन मिला हुआ है, ठीक है। कुछ वुमेन्स को जो सोसाइटी में, जैसे पर्दा नसी वुमेन बोलते हैं, ठीक है, पर्दा नसी वुमेन बोलते हैं, कहने का मतलब है जो सोसाइटी में बाहर नहीं निकलती हैं, ठीक है, डोमेस्टिक मतलब घर में ही रहती हैं, तो उनका एग्जाम्पशन है। अगर कोई सिविल केस होता है तो उन्हें जो है कोर्ट में अपीयर होने से एग्जाम्प्टेड हो जाएंगी, ठीक। सेक्शन 133 अदर लोगों को बोलता है, क्या है कि और भी लोग एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन ऑफ अदर पर्सन पर्सनल अपीयरेंस से, एग्जाम्पशन ऑफ अदर पर्सन्स
अदर पर्सन्स में कौन कौन है, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, स्पीकर्स हैं, एमपीज हैं, ठीक है, जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, हाई कोर्ट जजेस हैं, ये सब लोग देख लेना, ठीक है। 133 में दिया हुआ है कौन कौन लोग पर्सनल अपीयरेंस से, ये अपीयरेंस से, ठीक है, कोर्ट में आने से इन्हें एग्जम्पशन है, ठीक है, ये कोर्ट में इन्हें नहीं बुलाया जाएगा, आपका ट्रायल चलता रहेगा, ठीक है, होता रहेगा, ठीक। इन्हें 132 133 ये दोनों अपीयरेंस की बात करते हैं कि इन्हें अपीयर नहीं कराया जाएगा, ठीक है। 132 133 सिविल कोर्ट को पावर देती है कि उन्हें एग्जाम कर दो, ठीक है, या इन लोग को पावर देती है कि तुम्हें एग्जाम्पशन मिलेगा, ठीक। 132 133 134 ये बोलता है कि अगर अरेस्ट अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, अरेस्ट अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में क्या है कि भैया एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री को छोड़ के जब भी अरेस्ट किया जाएगा तो 55 57 और 59 जो सेक्शंस दिए इस पे प्रोविजंस हैं इनको फॉलो किया जाएगा। कौन कौन से, 55 57 और 59, ठीक। सेक्शन 135 क्या बोलता है कि एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट, एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट, कुछ लोगों को एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। किन 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 को, जजेस को, सिविल केसेस में, ठीक है, सिविल केसेस में एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट इन सिविल केसेस, किस किस को, जजेस हैं, मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, ये सब लोग जो है इन लोग को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कहाँ दिया, वो 135 में। एक सेक्शन है 135A, कब जोड़ा गया था, शायद 1925, चेक कर लेना, ठीक है, कब जोड़ा गया था, 1925 में जोड़ा गया था। क्या लिखा हुआ है इसमें कि एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट ऑफ सर्टेन अदर पर्सन, एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट, यही एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट इन सिविल केसेस और अदर पर्सन, और लोगों को भी एग्जाम किया गया, अदर पर्सन नहीं, वो लेजिस्लेटिव मेंबर्स, ठीक है, इसको एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट लेजिस्लेटिव मेंबर्स, जैसे एमपीज हैं, एमएलएज हैं, इन लोग को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और जब सेशन चल रहा है, हाउस सेशन इन हाउस है, ठीक है, जब मान लो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर है वो सेशन में चल रहा है तो उसके 40 दिन पहले बिफोर एंड आफ्टर, इसके 40 दिन पहले बिफोर एंड आफ्टर भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक। ये भी याद रखना, 40 दिन वाली बात, ठीक। बिफोर एंड आफ्टर भी 40 दिन अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये दोनों 32 और 33 ये अपीयरेंस की बात करेंगे, कोर्ट में बुलाया नहीं जाएगा। ये 134 ये बोल रहा है कि जब भी अरेस्ट की कोई बात होगी तो 55 57 और 59 में जो प्रोविजन दिए उनको फॉलो किया जाएगा सेक्शंस में। 135 से क्या बोल रहे हैं कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा सिविल केस में। किसको? 135 में जजेस को, मजिस्ट्रेट को, 135A में एमपीज को, एमएलएस को। और एक बात हो गई, 40 दिन बिफोर एंड आफ्टर वाली बात है कि अगर सेशन इन हाउस है, ठीक है, अगर हाउस का सेशन चल रहा है तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक। 135 हो गया। अब एक ही बार में ही पूरा लिखेंगे क्योंकि मिटाएंगे नहीं भैया, ठीक है, जितना आएगा। एक तो छोटा लिखता हूँ, बोर्ड बड़ा लूँ पहले, है सीधे इलेक्ट्रिक की बोर्ड होगा जब भी होगा। कहाँ गए? 136 में क्या है? अदर कोर्ट में, ठीक है। 136 सेक्शन 136 क्या बोलता है कि अदर कोर्ट में किसी को अरेस्ट या अटैच किया, अदर जुरिडिक्शन में, अदर डिस्ट्रिक्ट या अदर जुरिडिक्शन कुछ भी बोल दो, ठीक है। अदर डिस्ट्रिक्ट में या अदर जुरिडिक्शन में किसी को अरेस्ट किया गया है या प्रॉपर्टी अटैच की गई है,
अरेस्ट या अटैच कैसे होगी और क्या करना होगा। ठीक है, जो कोर्ट है वो दूसरी कोर्ट को भेजेगी ऑर्डर, वो कोर्ट जो है वहाँ पर एग्जीक्यूट कराएगा, फिर वापस उसी को ही भेज देगा। ठीक, सेक्शन 137 क्या बोलता है, लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की लैंग्वेज क्या होगी। ठीक, जो पहले से चल रही है वही होगी या स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, जल्दी हमें बताओ लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कहाँ पे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, चलो सेक्शन 138 क्या बोलता है, 138 ये बोलता है कि किसी भी केस में अगर हाई कोर्ट में अपील आती है, ठीक है, कोई भी ऑर्डर है या डिक्री है उसकी हाई कोर्ट अगर अपील आ सकती है, तो उसमें हाई कोर्ट ये रूल बना सकता है कि उसके एविडेंस जो हैं वो इंग्लिश में ही रिकॉर्ड किए जाएं, इंग्लिश लैंग्वेज में रिकॉर्ड किए जाएं। ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज में रिकॉर्ड किए जाएं। 130 यही है ना। ठीक, 138 139 क्या बोलता है, 139 बोलता है ओथ की बात। ठीक है, कि ओथ कौन कौन ले सकता है, ओथ कौन कौन ले सकता है। ठीक, तो 139 ओथ ऑन एफिडेविट बाय होम टू बी एडमिनिस्टर्ड, किसको ओथ कौन कौन ले सकता है, एनी कोर्ट या मजिस्ट्रेट, कौन कौन ले सकता है, कोर्ट लेगी या मजिस्ट्रेट लेगा, एनी नोटरी अपॉइंटेड अंडर द नोटरीज एक्ट, और ठीक है कोई भी नोटरी अपॉइंटेड अंडर नोटरीज एक्ट, एनी ऑफिसर अदर पर्सन्स होम ए हाई कोर्ट में अपॉइंट इन दिस बिहाफ, कोई भी ऐसा आदमी या कोई भी ऑफिसर या कोई भी पर्सन जैसे हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है इसलिए, या एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय एनी अदर कोर्ट विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज जनरली और स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ, कोई भी कोर्ट जिससे स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर्ड किया है इस चीज़ के लिए, ओथ लेने के लिए। ठीक है, तो 4 लोग हैं, कोर्ट या मजिस्ट्रेट, नोटरी, एनी ऑफिसर्स अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, और एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय एनी अदर कोर्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट हैज जनरली और स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। ठीक है, चलो 140 इंपॉर्टेंट नहीं है, 141 इंपॉर्टेंट नहीं है, 142 ऑर्डर एंड नोटिस टू बी इन राइटिंग, 142 ये बोलता है कोई भी ऑर्डर या नोटिस है कुछ भी है वो राइटिंग में ही दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी ऑर्डर या नोटिस पास करना, किसी को नोटिस देना, कुछ भी होना है वो हमेशा ऑलवेज इन राइटिंग होना चाहिए। 143 पोस्टेज बोलता है कि पोस्टेज कोई भी अगर समन भेजना है, कुछ भी करना है, उसमें जितना भी पोस्टेज का खर्चा आएगा वो पहले ही उसी पार्टी से ले लिया जाएगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, या किसी भी टाइम ले लेंगे। ठीक है, वही देगा, कहने का मतलब ये। 144 एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 144 एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन, क्या होता है रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन ये होता है कि फिर से ठीक करना। ठीक है, कि मान लो कोई भी लोअर कोर्ट था, लोअर कोर्ट ने कोई डिक्री पास की और जिसमें क्या हुआ, कोई एक प्रॉपर्टी का जो है दूसरे के पास अटैचमेंट दे दिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में केस था, इसमें लोअर कोर्ट ने भाई डिक्री पास की, उस डिक्री में इससे इसके पास पोजीशन आ गया इस घर का, अपलेट कोर्ट में ये ऑर्डर रिवर्स हो गया, ये डिक्री रिवर्स हो गई। अब वो क्या करेगा, अब वो 144 में रेस्टिट्यूशन के लिए डालेगा। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, उसको फिर से ठीक करना। तो रेस्टिट्यूशन के ऑर्डर में फिर से जो इसके पास जो प्रॉपर्टी पहुंच गई दोबारा इसको दी जाएगी। ठीक, रेस्टिट्यूशन ये होता है। ठीक, इसके लिए आपको अलग से केस करने की जरूरत नहीं है उसका पोजीशन लेने के लिए, आप 144 में एप्लीकेशन डाल दो, केवल रेस्टिट्यूशन की हो जाएगा काम। ठीक, चलो 145 क्या बोलता है कि जो श्योरिटी है कोई भी श्योरिटी या गारंटर है, ठीक है, तो उसके ऊपर कैसे वो की जाए। ठीक है, कोई भी श्योरिटी बना है या कोई भी गारंटर पड़ा है किसी में भी, तो उसके ऊपर आप कार्रवाई कैसे की जाए, ये 145 में दिया हुआ है। ठीक है, कि मतलब हम श्योरिटी बन गए थे, अब वो तो आदमी भाग गया तो मेरी प्रॉपर्टी जब्त होगी, तो कैसे होगी 145 बताएगा। सेक्शन 146 क्या बोलता है, 146 प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव इंपॉर्टेंट है। 146 भी वो ये बोलता है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव है, मान लो यहाँ पर था, यहाँ पर ऐसा हुआ, अब इसकी अपील करनी थी, यहाँ पे आदमी की डेथ हो गई, यही बात सुन के कि हमारी तो प्रॉपर्टी गई, अब इसका रिप्रेजेंटेटिव अपील करना चाहता है तो रिप्रेजेंटेटिव कर देगा। 146 में पावर है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में या रिप्रेजेंटेटिव को दोनों करना हो तो 146 का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को वो ला सकता है यहाँ पर। ठीक, 147 कंसेंट इसकी डिसेबल पर्सन की। ठीक है, तो वो यही होगा कि कोई माइनर है या डिसेबल पर्सन है तो उसके केस में क्या होगा, अरे जो गार्जियन होगा या दूसरा का
नेक्स्ट फ्रेंड, हाँ नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन होते हैं तो उनकी कंसेंट यही मानी जाएगी कि जैसे उसकी कंसेंट है, ठीक है। 148 एनलार्जमेंट ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है, 148 एनलार्जमेंट ऑफ टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो सेक्शन है, क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ टाइम। कैसा टाइम, कि कहीं पे भी सीपीसी में कोई टाइम दिया हुआ है तो वो टाइम देने के बावजूद भी 148 कोर्ट को ये पावर देती है कि तुम टाइम और एक्सटेंड कर सकते हो, कितना, 30 डेज तक, 30 दिन तक और एक्सटेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल समन के लिए कितना टाइम है, 30 डेज, ठीक, और रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए कितना टाइम है, 30 से 60 दिन है तो 30 दिन, लेकिन कोर्ट उसे 90, 30 से 90 दिन है तो 30 दिन, कोर्ट उसे 90 दिन तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक। और क्या क्या है, 30 से 90, और जजमेंट पास करने का टाइम कितना है, 30 से 60 दिन, और डिग्री पास करने का टाइम कितना है, 15 दिन, और अमेंडमेंट करने का टाइम कितना है, 14 डेज। सबके सेक्शन बता दो, सेक्शन या रूल जहाँ पे भी हो सब एक एक लिख लेना। समन का 30 डेज कहाँ पे दिया हुआ है, WS का 30 से 90 डेज कहाँ पे दिया हुआ है, जजमेंट का 30 से 60 दिन कहाँ पे दिया हुआ है, डिग्री का 15 दिन में तैयार होनी चाहिए कहाँ पे दी हुई है, अमेंडमेंट 14 दिन के अंदर करना चाहिए कहाँ पे दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, 1 नंबर पक्का, 2-3 नंबर पक्के हो जाएंगे, नंबर नहीं 2-3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे इतने में। तो ये जो टाइम दिए हुए हैं इसी में 148 ये बोलता है उसका एनलार्जमेंट ऑफ टाइम कर सकता है, ये टाइम देने के बावजूद भी कोर्ट के पास पावर है कि उसका 30 डेज और बढ़ा दो, ठीक है, 30 दिन तक और बढ़ा सकते हो। 148 ए वेरी इंपॉर्टेंट। 148A ये क्या बोलता है, ये बोलता है कैविएट, ठीक है। इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कैविएट कहाँ दिया हुआ है 148A में, दूसरा 148 से कब जुड़ा 1976 में, तीसरा इसमें टाइम पीरियड कितना है कैविएट का, कितने दिन तक ये एक्टिव रहेगा, 90 डेज। बस ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। कैविएट क्या होता है भाई साहब, ये एक वो होता है कि भाई हमें ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल हम मकान बनाने वाले हैं अपना, हमें ऐसा लगता है जैसे ही मैं मकान बनाना चालू करूंगा कोई ना कोई ज़्यादा स्टे ऑर्डर ले आएगा, इतने जलते ही ये लोग कि कोई ना कोई स्टे ऑर्डर ले आएगा। अब क्या करें, हम 148 का इस्तेमाल करते हुए हम कैविएट का ऑर्डर ले आएंगे, उसमें क्या होगा कि माय लॉर्ड कभी भी कोई ऑब्जेक्शन करने आए, स्टे लेने आए, कुछ भी हो, हमें पहले सुना जाए, मेरे बिना सुने आप एक्स पार्टी कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे, ये बोलता है कैविएट 148 से। छोटी सी बात है, ठीक। कब जोड़ा गया 1976 में, कितने दिन का टाइम पीरियड 90 डेज, कहाँ पे है 148A, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो राइट टू लॉज कैविएट। अब पावर टू मेक अब डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस, ये 149 ये बोलता है कि डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस है, उसने कोर्ट फीस में कोई लेके कम ज़्यादा रह गया है तो फिर वो कोर्ट जो है कभी भी उसे अलाउड कर सकती है, 149 कोर्ट के पास पावर है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस 150 कि अगर किसी का जुरिडिक्शन चेंज हो गया है, पहले मतलब मान लो स्टेट आपस में डिवाइड हुए, कुछ भी हुआ तो जुरिडिक्शन चेंज हो रहा है तो उसकी जगह जिसके पास आ गया उसी के साथ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो जाएगा। सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट 151 वेरी इंपॉर्टेंट। 151 151 में क्या है, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट है, इसमें सभी कोर्ट हैं, कोई ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट हो, ठीक है, जबकि उसमें सीआरपीसी में 482 में इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट है, इसमें इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट है 151 में। एक केस है इसका लिख लेना, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट का, मुरारी लाल वर्सेस सेठ हीरालाल, ठीक है। क्या केस का नाम है, मुरारी लाल वर्सेस सेठ हीरालाल। उसमें क्या बोला गया था, उसमें बोला था ये तो सिर्फ ये बोल रहा है कि इनहेरेंट पावर है, इनहेरेंट पावर कोर्ट तो पहले से ही थी, कोर्ट का काम ही है कि भाई पूरी तरीके से केस डिसाइड करना, समझे कि नहीं। तो ऐसा कोई नहीं है, ये पावर नहीं दे रहा है, ये केवल रिकॉग्नाइज कर रहा है कि पावर है, पावर तो कोर्ट के पास पहले से ही थी, ठीक है। चलो मतलब होती है 152 अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट डिग्री और ऑर्डर। अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट डिग्री और ऑर्डर केवल क्लैरिकल और अरिथमेटिकल, केवल क्लैरिकल और अरिथमेटिकल, ध्यान रखना जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें साफ साफ दिया हुआ है 152 में कि कोई भी जजमेंट डिग्री या ऑर्डर तभी अमेंड होगा जब उसमें क्लैरिकल अरिथमेटिकल कोई मिस्टेक होती है, उसी कोई एरर होता है, बस उसी ग्राउंड पे वो चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। या तो कोर्ट खुद करेगी या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज करेगी। जनरल पावर टू अमेंड, ठीक है,
जनरल पावर ऑफ टू अमेंड में कोई डिफेक्ट होता है जिससे उसकी जो रियल जो बात है वो समझ में नहीं आ पा रही है। डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन ऑफ इशू 153 ये बोलता है कि कोई भी एरर या डिफेक्ट होने की वजह से उसका रियल क्वेश्चन नहीं समझ में आ पा रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक कर सकते हैं 153 में। 153 ए ये बोलता है पावर टू अमेंड डिक्री और ऑर्डर वेयर अपील इज समरली डिसमिस्ड, इंपॉर्टेंट है। 153 बी प्लेस ऑफ ट्रायल टू बी ए ओपन कोर्ट, प्लेस ऑफ ट्रायल होगा वो ओपन कोर्ट होगा, इंपॉर्टेंट है। 153 बी कब जोड़ा गया था? 1976। बस 157 158 ऐसे ही लास्ट वाला। जैसे हमारा सीपीसी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो निश्चिंत होकर करके जाइए, ठीक है। ऑर्डर सारे याद कर लेना ऊपर ऊपर से, और जितना मैंने पढ़ाया है वो तो सब याद कर ही लेना, ठीक, जितना मैंने बताया है गारंटी के साथ कराऊँ 90% क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक। अगर पहले से पढ़ रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको मालूम ही है कि भाई, और जो पेपर दे के आओगे तो जो नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे कि फंसता है कि नहीं फंसता है। चलो, और कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, कमेंट करना। एग्ज़ाम के बाद से फिर से कोशिश करेंगे कि जो छूटा हुआ है उसको डिटेल में देख लें, मेन वैसे ही जैसे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, टाइम निकालना पड़ता है, बहुत सारे काम छोड़ने पड़ते हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक, और हिम्मत बनेगी। वैसे मतलब टाइम तो वेस्ट नहीं करता आपका कि मतलब ये कि सब्सक्राइब करो ये करो, लोग भूल ही जाते हैं, इतना खो जाते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप भी कुछ करना चाहते हैं तो फिर भाई 2-4 लोग को शेयर कर दें, उससे जो है मैं समझूंगा कि मुझे गुरु दक्षिणा मिल गई, समझे कि नहीं। चलो, थैंक यू।